Good day, students. Today we'll take the chapter 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, from your book Hornbill, written by Nani Palkhiwala. Now, before starting the chapter, first you have to understand what the word ailing means. Ailing क्या होता है? Ailing means होता है डिट्रॉइट होना. स्पेशली ये किसके लिए यूज़ होता है? आपकी हेल्थ के लिए यूज़ होता है. जब आपकी हेल्थ क्या होती जाती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही होती है, पुअर होती जा रही होती है, तो उसके लिए हम ailing वर्ड का यूज़ करते हैं. तो द एलिंग प्लैनेट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे प्लैनेट से मीनिंग है अर्थ. तो अर्थ के लिए बोल रहे हैं कि जो अर्थ है वो क्या हो रहा है? एल्ड हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा डिट्रॉइट हो रहा है. उसकी हेल्थ जो है वो क्या हो रही है? बिगड़ती जा रही है. द ग्रीन मूवमेंट रोल, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो पूरा चैप्टर है वो ग्रीन मूवमेंट, यानी कि जो ग्रीनरी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए. ग्रीन से क्या मतलब है? हमारे पर्यावरण का मतलब है. ग्रीन यानी कि इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे, इससे मतलब है. तो बोल रहे हैं कि द ग्रीन मूवमेंट रोल, कि हमारे प्लैनेट को बचाने में ग्रीन मूवमेंट यानी कि आंदोलन. तो ये जो पर्यावरण संरक्षण का जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसने क्या रोल प्ले किया था, वो हमको इस पूरे चैप्टर के थ्रू पता चलेगा. मेनली ये चैप्टर किस बारे में? मेनली ये चैप्टर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके बारे में है. नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड. आई विल नॉट यूज़ द वर्ड अगेन एंड अगेन पर्यावरण संरक्षण. मैं ये पर्यावरण संरक्षण वर्ड बार बार यूज़ नहीं करूँगी. इट इज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का क्या मतलब होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है. और मूवमेंट जो कि आंदोलन होता है उसको मैं मूवमेंट या फिर कैंपेन ही बोलूँगी. सो ट्राई टू कैच अप टू इट. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. Recall. What is recall? Recall means remember. किसी भी चीज़ को याद करने को हम क्या बोलते हैं? रिकॉल करना. यानी कि मैं याद नहीं कर पा रहा, रिमेंबर नहीं कर पा रहा. मूवमेंट, अगेन यहाँ पे मूवमेंट से क्या मतलब है? आंदोलन मतलब है. ग्रिप्ट यानी कि किसी को पकड़ना, टू होल्ड टाइट, किसी चीज़ को जकड़ के पकड़ना या किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ना. तो टू होल्ड टाइटली. इमेजिनेशन यानी कि आपकी सोच. तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट. कोई भी इंसान इस पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, अभी तक जो हमारी दुनिया की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें कोई भी एक इंसान कोई ऐसा मूवमेंट, कोई एक ऐसा आंदोलन नहीं याद कर पाएगा जिसने एंटायर ह्यूमन रेस को, जिसने पूरे ह्यूमन जितने भी लोग हैं उनको इतने कम्प्लीटली तरीके से, सबको इतने जल्दी से अपनी ग्रिप में लिया था, अपने इमेजिनेशन में लिया था, जितना ग्रीन मूवमेंट ने लिया था, विच वॉज नियरली स्टार्टेड 25 ईयर्स अगो, जो कम से कम आज से 25 साल पहले शुरू हुआ था. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, बहुत सारी कैंपेन्स हुए, लेकिन कोई भी कैंपेन्स इतना इफेक्टिव नहीं था या इतने जल्दी नहीं फैला जितना कि ग्रीन मूवमेंट फैला. इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंड इन न्यूजीलैंड. और वो बोलते हैं कि 1972 में जो था वो फर्स्ट टाइम एक ऐसी पार्टी फाउंड हुई थी, एक ऐसी पार्टी बनाई थी जो किसके लिए वर्क कर रही थी? जो ग्रीनरी के लिए, जो एनवायरनमेंट के लिए वर्क कर रही थी. इट वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. फर्स्ट पार्टी कहाँ बनी थी? 1972 में बनी थी और न्यूजीलैंड में बनी थी. सिंस दैन द मूवमेंट हैड नॉट लुक्ड बैक. उस समय की बात है जब फर्स्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, वहाँ से लेके आज तक की बात है. और ये जो मूवमेंट है उसने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा. Shifted our hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. Shifted यानी कि मूव करना. हम लोगों ने क्या कर दिया? अपने व्यूज़ को, अपनी सोच को, अपनी उम्मीदों को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया है. रिवोकेबली यानी कि, रिवोकेबली का मतलब होता है अनचेंज्ड, जो जिसमें कोई बदलाव ना आए. तो हम लोगों ने क्या करा है? जो हमारी सोच है, उम्मीद है, उसको मैकेनिकलिस्टिक व्यू यानी कि जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं? मशीन्स के थ्रू अपनी इंडस्ट्री सेटअप्स करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचर को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. तो हम उस व्यू से, उस सोच से शिफ्ट होकर किस सोच की तरफ जा रहे हैं? हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. हॉलिस्टिक का क्या मतलब होता है? हॉलिस्टिक का ये मतलब होता है कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो अर्थ है, वो उसमें क्या है? हम अकेले ह्यूमन बींग नहीं हैं. अगर हमें अर्थ पे रहना है तो हमें अर्थ के बाकी जीव जंतु के साथ भी, बाकी के जो एनिमल्स हैं, बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब के बारे में भी सोचना होगा. तो ये क्या एक हॉलिस्टिक व्यू है, दैट कि सिर्फ इंसान ही नहीं है, इंसान के अलावा भी क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारी जानवर इस प्लैनेट पे है. इकोलॉजिकल व्यू का क्या मतलब होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है अ कनेक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट.
कि जो मतलब कि जो इंसान है उसको अपने साथ साथ अपने इन्वायरमेंट का, अपनी जगह का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं किससे, एक मैकेनिस्टिक, यानी कि सिर्फ खुद के बारे में ना सोच के, बल्कि हमारे अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं, और साथ ही साथ जितने हम जिस लैंड पे रह रहे हैं, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolve around sun. अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि it is a shift in human perception. ये क्या है, ये जो मूवमेंट है उसने क्या करा है, लोगों की सोच में, परसेप्शन यानी कि उनकी सोच में, वो जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं उसमें क्या करा है, रिवॉल्यूशनरी चेंज, यानी कि एक कम्प्लीटली ड्रामेटिक क्या करा है, चेंज लाया है। यानी कि ये जो मूवमेंट है उसने लोगों की सोच ही पूरी तरह से बदल दी है। एज दैट इंट्रोड्यूस बाय कॉपरनिशियस, और ये जो सोच है वो उतनी ही ज़्यादा, ये जो चेंज है, ये जो सोच आई है कि हमें है ना धरती का भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, वो इतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा शॉकिंग है, जितनी ज़्यादा कॉपरनिशियस कौन थे, जिन्होंने पहली बार 16th सेंचुरी में ये बताया था कि जो सन है वो अर्थ के अराउंड नहीं घूमता, बल्कि जो प्लैनेट और अर्थ है वो क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। तो इससे बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, इससे ऑथर बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि जिस समय 16th सेंचुरी में ये बताना कि जो सन है वो क्या है, स्थिर है, जो सूरज है वो स्थिर है, और जो प्लैनेट है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो जितना शॉकिंग उन लोगों के लिए वो था, जितना ड्रामेटिक वो था, उतना ही ड्रामेटिक ग्रीन मूवमेंट आज के लोगों के लिए था। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness. फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है इंसानों की हिस्ट्री में कि पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में क्या आ गया, कॉन्शियसनेस, एक लोग जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए, किसके बारे में, अर्थ के बारे में। दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन मूवमेंट है वो हमको ये सिखा रहा है कि अर्थ खुद भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थ खुद में भी क्या है, अर्थ में खुद में भी जान है। एन एनॉर्मस बीइंग, अर्थ क्या है, एक बहुत ही विशाल ऑर्गेनिज्म है, एक बहुत ही विशाल एनिमल है, एनिमल नहीं कह सकते, एक बहुत ही विशाल जीने वाली चीज़ है। वी आर पार्ट्स, और वो बोलता है कि हम लोग इस विशाल चीज़ के क्या है, पार्ट्स हैं, हम ह्यूमंस क्या है उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। इट हैज़ इट ओन मेटाबॉलिक नीड्स, वो बोलता है कि एक अर्थ की भी खुद की क्या है, नीड्स हैं, ज़रूरत हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस, उसके खुद के क्या है, कुछ प्रोसेसेस हैं, विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड रिजर्व। उन चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और साथ में प्रिजर्व, और साथ में उनको बचाना भी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है, अगेन यहाँ पे ऑथर हमको कह रहा है कि जो हम ह्यूमंस हैं उनमें फाइनली क्या है, कॉन्शियसनेस आई है, हम लोगों में थोड़ी सी अक्ल आई है कि हमको क्या रियलाइज़ हो रहा है, हमको रियलाइज़ हो रहा है कि हम अर्थ का क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। हमको रियलाइज़ हो रहा है कि अर्थ भी क्या है, एक तरह की ऑर्गेनिज्म है, वो भी क्या है, जीती कोई चीज़ है, वो भी क्या कर रही है, जी रही है, वो क्या है, एक इनॉर्मस बीइंग है, एक बहुत बड़ी सी चीज़ है, जिसके हम क्या हैं, हम ह्यूमन उसके छोटे से पार्ट्स हैं। वो बताते हैं कि किस तरह अर्थ की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक का एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें फूड जो होता है वो आपके बॉडी में जाके छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। तो बोल रहा है कि जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही अर्थ के लिए भी क्या है, अर्थ के लिए भी उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। जिस तरह से हमारे क्या होते हैं, हमारे फूड का पूरा एक प्रोसेस होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, वैसे ही उसकी भी ज़िंदगी के क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, विच वी नीड टू रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व, जिसको हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट भी करना चाहिए और प्रिजर्व भी करना चाहिए, बचा के भी रखना चाहिए। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। जब हम अर्थ के वाइटल साइंस देखते हैं, जब हम अर्थ की कंडीशन देखते हैं, तो उसको उसने किससे कंपेयर किया, एक पेशेंट से कंपेयर किया है, जिसकी जो हेल्थ हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, घटती ही जा रही है। We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the plant and responsible trustee of the legacy of future generation.
वी हैव बिगन टू रियलाइज़ यानी कि जो ह्यूमंस है उनको फाइनली ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये चीज़ उनको पता चल रही है कि हमारी भी क्या है, कुछ ऑब्लिगेशंस है, कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए लीगली बाउंड होते हो, यानी कि लॉ आपके ऊपर एनफोर्स करता है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। तो लीगली बाउंड का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। और यहाँ पे एथिकल से क्या मतलब है? यहाँ पे एथिकल से मतलब है कि आप मोरली बाउंड हो। मोरली यानी कि नैतिकता से आप क्या हो, उनसे बंधे हुए हो। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, लीगली बाउंड। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है कि आप लॉ के द्वारा बाउंड होते हो, लेकिन वो बोल रहा है कि हम लोग एज ए ह्यूमन, हमको रियलाइज हो चुका है कि सिर्फ हमको लॉ इस चीज़ से बांध नहीं रहा, पर एथिकल हमारे खुद के जो मॉरल वैल्यूज़ है वो भी हमको क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, हमको मजबूर कर रहे हैं। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है टू बी अ गुड स्टीवर्ड, कि हम क्या करें, एक अच्छे स्टीवर्ड ऑफ द प्लानट, कि हम इस प्लानट के क्या हैं, हम इस प्लानट के सबसे समझदार इंसान, सबसे समझदार लिविंग बींग है। तो वो चाहता है कि सबसे समझदार होने की वजह से हम ह्यूमंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ऑब्लिगेशन होता है कि हम क्या करें, प्लानट का ध्यान रखें। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लीगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन। साथ ही साथ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग क्या हैं, हम लोग ट्रस्टी की तरह हैं, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के बेटरमेंट के लिए। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on the Environment and Development. ये जो फर्स्ट जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो कब पॉपुलराइज हुआ, वो कब सामने आया, वो 1987 में सामने आया। और ये जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसने डिस्कस किया था? ये जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले वर्ल्ड कमीशन जो है उसने डिस्कस किया था, स्पेशली किस पे, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे। तो बेसिकली व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क्स ऑन टू थिंग, दैट इज एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है, वो किसके ऊपर वर्क करता है? वो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ये कहता है कि हमें डेवलपमेंट, हमें हमारा उद्धार तो करना चाहिए, हमें हम डेवलपमेंट तो करना चाहिए, पर साथ में हमें हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन होती है वेयर यू डेवलप वेल कीपिंग इन द माइंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्या आप क्या करो, आप डेवलप तो करो, आप चीज़ों का इस्तेमाल तो करो, अर्थ का इस्तेमाल तो करो, पर साथ में इतना ध्यान रखें कि आपके क्या हो, फ्यूचर जनरेशन को भी ये चीज़ मिल सके। तो ये क्या था? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट था जो फर्स्ट टाइम 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। In its report, it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल गई इसकी। क्या बोल रहा है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन दी थी, जो परिभाषा दी थी, वो ये दी थी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करें, इस तरह से काम करें कि जिससे क्या हो, हमारी आज की नीड, प्रेजेंट की जो नीड है, हमारी नीड मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं आज की, वो तो पूरी हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमारी ज़रूरतें पूरी करने में हम लोग क्या ना कर दें, हमारी ज़रूरत पूरे करने में हम लोग जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को ख़त्म ना कर दें, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, के हम लोग क्या ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, दूसरों के साथ एडजस्ट ना करें, स्पेशली किसकी, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के बारे में। तो यही चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने कही है कि आप लोग क्या करो, आप विकास करो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है? बेसिकली यही कहना चाहता है कि आप नेचर में से जो रिसोर्सेज ले रहे हो, जो चीज़ें आप ले रहे हो, वो इतनी ही लो कि वो क्या कर सके, फ्यूचर जनरेशन को भी पहुंच सके। यानी कि ऐसा ना करो कि आप एक साथ क्या कर दो, सारी चीज़ें ले लो। In the zoo of Lusaka, Zambia, there is cage where the notice read the world most dangerous animal.
अब जो ऑथर है वो एक ज़ू की बात कर रहे हैं जो ज़ाम्बिया लसाका में है, और वहाँ पे एक केज है, यानी कि वहाँ का जो ज़ू है वहाँ पे एक केज है, एक पिंजरा है जहाँ पे बाहर नोटिस लगाया हुआ है कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल जो है वो यहाँ इस पिंजरे में बंद है। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, लेकिन जब आप जाते हो उस कैज में, उस पिंजरे में देखते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है, सिर्फ क्या है, एक मिरर है, एक कांच है जहाँ पे आप अपने आप को देखते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है, बेसिकली यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि ये जो अर्थ है उस पर बहुत सारे जानवर, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी ह्यूमन बीइंग सब रह रहे हैं, सब मिल के रह रहे हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे खतरनाक चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो कौन है, वो हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए सबको मार रहे हैं, भले वो एनिमल्स हो, भले वो लैंड हो, भले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो इसलिए उन जो ज़ू है उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे खतरनाक जानवर है वो इंसान ही है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Thanks to the efforts. एफर्ट्स यानी कि आप क्या कर रहे हो, दो लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उन एफर्ट्स की वजह से कितनी ही सारी एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज़, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत सारी एजेंसी थी जिन्होंने क्या करा, इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। किस चीज़ के ऊपर, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से एक नई अवेयरनेस यानी कि जहाँ पे आपको चीज़ों के बारे में पता हो, अवेयर कराया जाता हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन लोगों की वजह से, उनके कॉन्टीन्यूस वर्क की वजह से, उनके कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से अब लोगों में क्या आ चुका है, अब लोगों में इस चीज़ की समझ आ चुकी है, ये चीज़ पता चल गई है कि एनवायरनमेंट क्या है, खतरे में है। सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, यही कह रहे हैं कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, हम इंसानों को क्या आ चुकी है, अक्ल आ चुकी है, हम लोगों को समझ आ चुकी है कि एनवायरनमेंट क्या है, खतरे में है। He had realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. वो बोल रहा है कि आज के इंसानों में ये अक्ल, ये विजडम यानी कि ये समझ आ चुकी है कि सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, कि सिर्फ डोमिनेट करके, सिर्फ अपना राज चला के वो क्या नहीं कर सकता, ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक नहीं चल सकता। दे नीड अ पार्टनरशिप। इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया ये होगा कि वो लोग क्या करें, एक पार्टनरशिप में रहें। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे थे, जो ह्यूमंस थे वो पहले क्या कर रहे थे, नेचर के ऊपर अपना हक जता रहे थे। नेचर को हम लोग अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से उसको यूज़ कर रहे थे। तो बोलता है कि अब जो ह्यूमन है उसको रियलाइज़ हो चुका है कि इस तरह से उनके ऊपर राज करके, अपनी मर्ज़ी से यूज़ करके एनवायरनमेंट को वो लोग ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। और अगर उन्हें ढंग से, अगर उनको आगे इसका इस्तेमाल करना है तो उनको क्या फॉर्म करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी, जहाँ पे थोड़ा हम एनवायरनमेंट को दे और एनवायरनमेंट थोड़ा हमको दे। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. अब साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जो ह्यूमन है, मैनकाइंड यानी कि जो ह्यूमन है वो अर्थ अपने साथ साथ, जो ह्यूमन है वो अकेला इस अर्थ पे नहीं रहता, बल्कि उसके साथ 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, कि ह्यूमन के अलावा 1.4 मिलियन अलग तरह के स्पीसीज, अलग तरह के जानवर, अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस अर्थ पे रहते हैं। यानी कि हम ह्यूमन, ये जो अर्थ है वो इतने सारे जानवरों के साथ, 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज के साथ शेयर करते हैं। Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed and in ignominious darkness. अब एस्टिमेट वेरीज वाइडली, एस्टिमेट यानी कि अंदाज़ा लगाना, ठीक है। अब ये अंदाज़ा लगाया जाता है, बहुत वाइड अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या है, अभी भी इतने ज़्यादा लिविंग स्पीसीज हैं, अभी भी ऐसे जानवर या ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट अभी भी ऐसे हैं जो क्या है, अनकैटलॉग, जिनको अभी तक ढूंढा नहीं गया है, जिनको अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, जिनको अभी तक कोई पहचान नहीं दी गई है। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. अब बायोलॉजिस्ट जो एनिमल्स के ऊपर वर्क करते हैं, उनका ये कहना है कि अभी भी
3 to 100 मिलियन अभी भी ऐसे स्पीसीज़ हैं, ऐसे प्रजातियां हैं जिनको क्या है, जिनका कोई नाम नहीं है, जो अभी भी क्या कर रहे हैं, इग्नोमिनियस यानी कि ऐसी डार्कनेस में रह रहे हैं, ऐसे अंधेरे में रह रहे हैं जहाँ पे लोग उनको जानते भी नहीं हैं. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had distinguished India as one of its members. Mr. L.K. Jha, the first Brand report raised the question, are we to leave our successor a scorched planet of an advancing desert, improvised landscape and ailing environment? Now what is inter alia? इंटर एलिया मीन्स होता है अमंग अदर थिंग्स, यानी कि जो इंटरनेशनल कमीशन थी वो बहुत सारी चीज़ों से डील करती है, बहुत सारी चीज़ों में वो वर्क करती है. तो इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बीच में. उसके अलावा स्कॉच्ड का मतलब होता है बर्न्ट, बर्न्ट यानी कि जला हुआ, BURNT. इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है पुअर. एलिंग का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, डिक्लाइनिंग हेल्थ. तो यहाँ पे बात करें वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्थ इंटर एलिया, वो बोल रहा है कि वन ऑफ द अर्ली कमीशन, एक कमीशन था, इंटरनेशनल कमीशन था सारी कंट्रीज़ के बीच का, जो क्या करता था, विच डील इंटर एलिया मतलब जो बहुत सारी चीज़ों में डील करता था विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वॉज द ब्रांडेड कमीशन. अब यहाँ पे जब उस कमीशन में जब इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात आती है, इकोलॉजी यानी कि ह्यूमन और उसका इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट से, और जब इन्वायरमेंट की याद आती है तो एक ब्रांडेड कमीशन था विच हैड डिस्टिंग्विश इंडियन एज इट मेंबर, जिसके अंदर एक ऐसा मेंबर था जो क्या था, इंडियन था, मिस्टर L.K. झा, जिनका नाम क्या था, मिस्टर L.K. झा था. ही वॉज द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, जो फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया था. क्या क्वेश्चन उठाया गया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांस डेजर्ट, क्या हम हमारे सक्सेसर यानी कि हमारे आने वाली पीढ़ी, तो क्या हम हमारे सक्सेसर को एक ऐसा लैंड, एक ऐसी ज़मीन छोड़ के जाएंगे जो क्या है, स्कॉच्ड है, जो पूरी तरह से बर्न्ड है, जल चुकी है, जो किसकी तरफ बढ़ रही है, जिसमें सिर्फ आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट ही नज़र आएंगे, कोई भी प्लैनेट नज़र नहीं आएगा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेत होगी. इम्पॉवरिश लैंडस्केप, ऐसे लैंडस्केप, ऐसी ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में है, बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रही है. एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और एक ऐसा इन्वायरमेंट जो क्या होता जा रहा है, डिट्रॉइट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, point out that the Earth's principal biological system are four: fishery, forest, grassland, and cropland. And they form the foundation of the global economic system. अब यहाँ पे मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की बात हो रही है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. उस बुक में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो अर्थ है उसके क्या है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो चार चीज़ों पे चलते हैं, यानी कि जो अर्थ है उसमें क्या है, चार तरह के सिस्टम हैं. एक तो फिशरी बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि ये इनका जो सिस्टम है वो पूरा अपनी तरीके से अलग तरीके से चलता है. तो ये जो है इसमें पहला क्या है, फिशरी. सेकंड है फॉरेस्ट, फिशरीज यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर, फिशेस की बात हो रही है. फॉरेस्ट यानी कि जंगलों की बात हो रही है. ग्रासलैंड यानी कि खाली मैदानों की बात हो रही है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रास उगती है. एंड क्रॉपलैंड, जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं. तो इन चार पार्ट में जो अर्थ है उसका सिस्टम क्या हुआ है, बटा हुआ है. and they form the foundation of the global economic system. और ये जो चार बायोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या करते हैं, ये जो है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को बनाते हैं. इन एडिशन टू सप्लाई, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी यानी कि पैसा. जब भी इकोनॉमी की बात होती है तो वो क्या होता है, पैसे की बात होती है, मतलब इस चीज़ से रिलेटेड होता है. तो बोल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में ये चार जो सिस्टम है वो क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. In addition to supply our food, this four system provide virtually all raw material for industry. जैसे कि यहाँ पे आगे बात हो रही है. In addition to supplying our food, कि ये जो चार चीज़ें हैं वो सिर्फ हमें फूड ही नहीं देती, बल्कि this four system provide virtually all the raw material for industry. ये चारों जो सिस्टम है वो हमको सारे रॉ मटेरियल यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो वस्तु यूज़ होती है उनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं उनको, वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, इन चारों सिस्टम से ही मिलते हैं.
एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेसिस। एक्सेप्ट यानी कि हमको जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो हमको कहाँ से मिलती है, हमको एनवायरनमेंट से ही मिलती है, सिवाय उन मिनरल्स और पेट्रोलियम के जो हम सिंथेटिकली, जो हम खुद मैन मेड बनाते हैं। In large areas of the world, human claims on this system are reaching an unsustainable level, a point where the productivity is being impaired. इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड के बहुत सारे एरिया में, बहुत बड़े लेवल के एरिया में क्या हो रहा है, जो ह्यूमन है उसने क्या कर रखा है, इन जगहों को क्लेम कर रखा है, इन जगहों पे अपना हक अपना हक बना रखा है, और वो वहाँ पे इतना ज़्यादा उस लैंड को एक्सप्लोट करते हैं, इतना ज़्यादा उस लैंड का यूज़ करते हैं कि जो उसका लेवल है वो क्या हो चुका है, अनसस्टेनेबल हो चुका है। यानी कि वहाँ पे क्या हो चुका है, वो जो लैंड है वो ऑलमोस्ट ख़राब होने वाला है। अब पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, कि अब ऐसा पॉइंट आ चुका है कि वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, कि वहाँ से जो चीज़ हमें मिल रही थी वो क्या होने वाली है, बहुत ही जल्दी इम्पेयर्ड, बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है, भले वो मिनरल्स हो सकते हैं, भले वो मार्बल्स हो सकते हैं, भले वो कुछ भी, फूड भी हो सकता है, लेकिन हमने उसको क्या करा, इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया है, इतना ज़्यादा उस ज़मीन को हमने इस्तेमाल कर रखा है कि अब क्या हो रहा है, शायद उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रही, कि वो पहले जितना दे रहा था उतना नहीं दे पा रहा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी लैंड पे खेती कर रहे हो, ठीक है, कोई ज़मीन है जिस पे आप क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, और आप हर साल उस पर खेती करते हो, लेकिन आप उसमें क्या नहीं डालते, कोई खाद या कुछ भी नहीं डालते। तो जब आप फर्स्ट टाइम खेती करते हो तो आपको बहुत अनाज मिलता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे टाइम होता जाता है तो वो क्या होता है, अनाज भी कम मिलने लगता है और उसकी क्वालिटी भी बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पे भी यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम क्या करेंगे, कि अगर हम अर्थ को सिर्फ और सिर्फ यूज़ लेंगे, अगर हम अर्थ का सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ लेंगे, उसको वापस कुछ नहीं देंगे, तो बहुत जल्दी क्या होगा, ये सारी चीज़ें मिलना हमको बंद हो जाएंगी। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grassland are converted into barren wasteland and cropland detroits. अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जितनी भी फिशरीज है वो क्या हो जाएंगी, बिखर के रह जाएंगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, फॉरेस्ट जो है वो गायब हो जाएंगे, जो ग्रासलैंड है वो किस में बदल जाएंगे, वेस्टलैंड में बदल जाएंगे। यानी कि जहाँ घास उग रही थी अब वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बंजर रहेगा। एंड द क्रॉपलैंड डिट्रॉइट, और जो क्रॉपलैंड है वो क्या हो जाएगा, डिट्रॉइट, बुरी तरह से उसकी कंडीशन बिगड़ जाएगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। आजकल के लोग क्या हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से आजकल के लोग प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, क्या है कि हर किसी को क्या चाहिए, प्रोटीन शेक चाहिए, सबको अपनी हेल्थ की केयर है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे वर्ल्ड में जो क्या है, हर चीज़ का लालची है, हर चीज़ की उसको क्या है, चाह है। तो ऐसे में ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, ऐसे में क्या है, हर लोग ओवर फिशिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा फिशेस को मार रहे हैं। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewoods for the cooking. गरीब देशों में क्या हो रहा है, गरीब देशों में हर रोज़ जो होते हैं लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट में से ट्रीज को डिसेमिटेड यानी कि ट्रीज को रोज़ काट रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो खाना पकाने के लिए फायरवुड, ताकि वो खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ ला सके। In some place, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. किसी देशों में तो क्या हो चुका है, किसी देश में तो फायरवुड इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, ये जो लकड़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि what goes under the pot now costs more than what goes inside। इस लाइन का ये मीनिंग है कि जो पोट है जिसमें, यानी कि जो बर्तन है जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसके अंदर जो खाना बनाने की चीज़ें हैं, जो चीज़ें दाल चावल हैं, वो क्या है, वो भी सस्ता है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू जो लकड़ियाँ हम उसको पकाने के लिए यूज़ लेते हैं। Several species of life faced extinction as a result of this destruction। अब क्या हो रहा था, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, फिशरीज, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको हम क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से सेवरल स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज जो हैं लैंड की, अर्थ पे, वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब नहीं रही। जैसे कि डॉग्स नहीं रहे, बहुत सारे एनिमल्स जो हो चुके हैं वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इवन टाइगर भी क्या होने वाले हैं, टाइगर भी बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। It has been well said that the forest precede mankind
desert follows. It had been well said that forest precede mankind. वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे क्या आती है, वहाँ पे मैनकाइंड होता है, यानी कि जहाँ पे अच्छा लैंड दिखता है, जहाँ पे पेड़ पौधे दिखते हैं, तो वहाँ पे क्या दिखता है आपको, वहाँ पे मैनकाइंड, वहाँ पे आपको इंसान दिखता है। और जहाँ पे इंसान दिखता है तो बहुत जल्दी उसके पीछे पीछे कौन आ जाता है, उसके पीछे पीछे डेजर्ट, यानी कि उसके पीछे पीछे रेगिस्तान आ जाता है। बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि एक अच्छी फल फूल वाली जगह जहाँ पे क्या हो, सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे हों, फॉरेस्ट हो, जंगल हो, जब वहाँ पे इंसान पहुँच जाता है, तो जब वो वहाँ से जाता है तो उस जगह को वो क्या बना के जाता है, उस जगह को वो डेजर्ट रेगिस्तान बना के जाता है। उसको इतना बुरी तरह से निचोड़ लेता है कि उसमें कुछ भी नहीं बचता है। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40-50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. द वर्ल्ड एंशियंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हमारे इंडिया में क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो ये क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड एंशियंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि एंशियंट यानी कि पहले टाइम से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चले आ रहे हैं, कि क्या हुआ है, हमारे परदादाओं से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमको क्या मिल रहे हैं, हमको एज अ हेरिटेज मिल रहे हैं, वो अब क्या होते जा रहे हैं, वो अब इरोड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एट द रेट ऑफ 40-50 मिलियन एकर्स अ ईयर, अब वो क्या बोल रहे हैं, किस रेट से खत्म हो रहे हैं, कम से कम 40-50 मिलियन एकर्स, एक साल में 40 से लेके 50 मिलियन एकर्स के जो है ना, जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। And the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. और काउ डंग या जो भी डंग्स होते हैं, जो किसके लिए यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होते हैं, वो भी आजकल लोग उसको किसके लिए यूज़ करने लग गए हैं, बर्निंग के लिए, खाना पकाने के लिए, आग जलाने के लिए यूज़ करने लगे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसको क्या नहीं मिल रहा है, जो सॉइल है उसको नेचुरल फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा। इसकी वजह से जो लैंड है वो क्या होता जा रहा है, और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा है। The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed. जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ये एस्टिमेशन लगाया है, अंदाज़ा लगाया है कि जितना प्लांट्स हम अभी उगा रहे हैं उससे भी 5-fold, उससे भी 5 गुना तेज़ी से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट उगाना पड़ेगा। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें ये जो डिमांड है उससे कॉप करना है, अगर इस डिमांड से हमको एडजस्ट करना है, तो इस डिमांड को अगर हमें पूरा करना है तो हमें 5 गुना तेज़ी से और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने पड़ेंगे। एंड इट वॉज इन ईयर 2000 में ये चीज़ कही गई थी। जेम्स स्पेथ ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to acre and half to a second. जेम्स स्मिथ जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा था कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक सेकंड में 1 एकड़ लैंड खो रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उससे भी ज़्यादा खो रहे हैं। हम लोग हर एक सेकंड में 1 एकड़ 1.5 एकड़ यानी कि 1.5 एकड़ की ज़मीन खो रहे हैं, 1.5 एकड़ का फॉरेस्ट खो रहे हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest wildlife of the country. इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इंडिया एक अकेला ऐसा कंट्री होगी जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये चीज़ लॉफुली करनी पड़ रही है, जहाँ पे हमको अपने एनवायरनमेंट को भी बचाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कानून की मदद लेनी पड़ रही है। तो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 48 कहता है कि जहाँ पे भी इंडिया में क्या है, द स्टेट शेल, कि एक स्टेट एक राज्य को क्या करना पड़ेगा, शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, एक जो स्टेट है वो अपने एरिया के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए जिम्मेदार है। एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और साथ ही साथ उनको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ उनको वहाँ के फॉरेस्ट का और वहाँ की वाइल्ड लाइफ का, वहाँ के जानवरों का भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। बट वॉट कॉज endless anguish is the fact that the law are never respected nor enforced in India. पर वो बोल रहे हैं कि ये लॉ तो बना दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख की बात है, जो सबसे ज़्यादा एंग्विश, एंगर की बात है, गुस्से की बात है, पेन की बात है,
वो ये है कि जो लॉ हमारे इंडिया में बनाते हैं उनको कोई भी इज्जत नहीं करता, स्पेशली जो एनवायरनमेंट से लेके है उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता, नॉर आर एनफोर्स्ड, और उनको ज़बरदस्ती किसी पे थोपा भी नहीं जाता। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। और फिर वो बताते हैं किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें कास्टिज्म, कास्ट में भेदभाव, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, या फिर बॉन्डेड लेबर, या फिर लेबर को अपने लेबर को काम पे रखना, ज़बरदस्ती काम पे रखना, ये सब क्या है, ये सब एबोलिश्ड है, ये सब मना कर दिया। इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें क्या हो रही है, अभी भी कहीं ना कहीं हो रही है। बट दे फ्लरिश shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution। वो बोल रहे हैं कि अभी भी जब ये पहली बार लागू हुआ था उसके 44 साल बाद भी, 44 ईयर्स के बाद भी क्या हो रहा है, अभी भी लोग इसको शेमलेसली, बिना किसी शर्म के कर रहे हैं। A recent report of our Parliament Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of Indian forest over the last 4 decades। A recent report, एक recent report जो पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी के पास आई है, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन के हमारे अर्थ में जो फॉरेस्ट हो रहे हैं वो क्या हो रही है, एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से डिक्रीज हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ख़त्म हो रहे हैं। India, according to reliable data, is losing the forest at the rate of 3.7 million acre a year। अभी जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है वो अपने फॉरेस्ट क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में खो रही है। कम से कम 3.7 मिलियन एकड़ लैंड, 3.7 मिलियन लैंड जो होता है, एकड़ यानी कि किलोमीटर से भी बड़ा जो होता है, ठीक है। तो रोज़ हर साल हम लोग 3.7 मिलियन से भी ज़्यादा जो लैंड है उसको क्या कर रहे हैं, उस लैंड को हम लोग खो रहे हैं। वो लैंड जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लार्ज एरिया ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। वो जो एरिया जिसको क्या कह दिया था, वो जो एरिया जिसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था, जहाँ पे एंट्री मना है, जिनको बोल दिया गया है कि ये क्या है, फॉरेस्ट लैंड है, वो भी क्या है, ट्रीलेस है। वो सिर्फ ज़मीन रोक के रखिए पर उसमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate of indicated by government in statistics। अब वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेटिस्टिक्स दी है, गवर्नमेंट ने जो हमको नंबर दिए हैं कि क्या है, क्या यहाँ पे इतना एकड़ लैंड जो है वो क्या है, फॉरेस्ट जो है हमारा डिप्लीट हो चुका है। लेकिन जो एक्चुअल लॉस है जो गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है वो कम से कम इससे 8 टाइम्स, इससे भी 8 गुना ज़्यादा बदतर है। यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट है इंडिया का वो क्या हो रहा है, बहुत ही बुरी तरह से घट रहा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by United Nations warns that environment has deteriorated so badly that it's critical in many of the 88 countries investigated। A 3-year study, 3 साल की एक स्टडी करी गई थी विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट की मदद से, और एरियल फोटोग्राफी यानी कि आप है ना एक हाई पॉइंट से आप क्या करते हो, पूरे एरिया का फोटोग्राफी लेते हो, पूरे एरिया का फोटो लेते हो और देखते हो कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने एक 3 साल की स्टडी करी थी, वहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी की मदद से, एंड देन दे वार्न दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिस्टॉर्टेड। और जब वो स्टडी सामने आई तो उन्होंने सबको, पूरी वर्ल्ड को वार्न किया था कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिट्रॉइट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। दैट इट्स क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, कि जो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी उसके 88 कंट्रीज़ में क्या है, जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor deteriorating the future of human society। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वन ऑफ द मेजर रीज़न है, जो मेजर कारण है किसका, डिट्रॉइटिंग का, ये जो फॉरेस्ट घट रहे हैं उसका, वो क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है। कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। कैसे बिगड़ती जा रही है, अगर लोग बढ़ेंगे तो उनको क्या चाहिए पड़ेगी, उनको लैंड चाहिए पड़ेगा, रहने के लिए जगह चाहिए पड़ेगी, उनकी ज़रूरतें बढ़ जाएगी, खाने की डिमांड बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाएगी।
तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होती है, सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, और सब चीज़ों की डिमांड कहाँ से फुलफ़िल होती है, सब चीज़ों की डिमांड फॉरेस्ट से, इन्वायरमेंट से फुलफ़िल होती है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वायरमेंट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इसलिए कहा है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। जब हमारा जो फर्स्ट बिलियन यानी कि ह्यूमन जो थे, जब उनकी पॉपुलेशन फर्स्ट बिलियन हुई कि अब हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1 बिलियन हो गई है, वो 1 बिलियन करने में हमको कितने सालों साल लग गए, मिलियन ईयर्स लग गए। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। और ये जो 1 बिलियन की पॉपुलेशन थी वो कौन से साल में थी, 1800 के टाइम पे हमारे जो वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1 बिलियन थी। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। लेकिन सिर्फ 100 सालों के अंदर ही क्या हो चुका था, हमारी जो जनसंख्या थी वो 1 बिलियन पूरी के पूरी बढ़ जाती है। एंड बाय द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और जब तक 20th सेंचुरी आती है तो जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ गई है, 3.7 बिलियन बढ़ चुकी है। यानी कि क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। लैंड नहीं बढ़ रहा लेकिन पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अभी जो प्रेजेंटली वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन एस्टिमेट करी जा रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो कितना लगाया जा रहा है, 5.7 बिलियन का लगाया जा रहा है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। ऐसा कहा जा रहा है कि हर 4 दिन में जो वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से बढ़ती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज एन इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। Thus, the development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in the number continues. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन बढ़ता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, इनकम राइज होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो पॉपुलेशन रेट बढ़ती जाती है। मतलब क्या होता है, अगर आप एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड लोगों के घर में क्या होता है, जिनको नहीं पता होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, उनके घर में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पहले होता था ना कि क्या होते थे, 5-6 बच्चे हुआ करते थे। क्यों, ताकि कभी हेल्थ के ये सोच के साथ कि कोई भी एक कोई बच्चा मर भी जाए तो कम से कम 5 तो रहेंगे। तो इस सोच की वजह से लोग क्या करते थे, पहले बहुत सारे बच्चे होने देते थे। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे लोगों को एजुकेशन मिलेगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे हेल्थ इंप्रूव होगी, वैसे वैसे क्या होगी, ऑटोमेटिकली ये रेट भी डिक्रीज होगी। जैसे आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कितने बच्चे होते हैं, 1 बच्चे होते हैं या 2 बच्चे होते हैं। इवन गवर्नमेंट ने भी रूल निकाल दिया है कि आपके क्या नहीं हो सकते, 3 से, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपके 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो कुछ ना कुछ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्टिलिटी फॉल एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इंप्रूव। वो बोल रहे हैं फर्टिलिटी फॉल्स यानी कि ये जो पॉपुलेशन का नंबर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन फैलेगा, पढ़ाई मतलब लोगों में शिक्षा बढ़ेगी, हेल्थ इंप्रूव होगी, जब फैसिलिटीज़ इंप्रूव होगी। दस द डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो क्या है, डेवलपमेंट करना ही एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर इज कंटिन्यूस। लेकिन वो बोल रहा है कि डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है अगर इसी तरह से हमारी जनता क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सबका विकास करना पॉसिबल नहीं है, सबका डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। The rich get richer, the poor beget children, which condemns them to remain poor. अब वो क्या हो रहा है, हमारी जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो बेचारे पुअर है वो और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज़्यादा वर्कर, ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका ये मतलब है कि आपके पास क्या है, और ज़्यादा लोग हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं है। It is not suggested that the human being is treated like cattle and compulsory sterilized. अब वो बोल रहा है it is suggested that human being be treated, it is not suggested. अब क्या हो रहा है, अब हम ये तो नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है कि हम ये तो नहीं कर सकते कि हम उनको गाय भैंसों की तरह ट्रीट करें और उनको स्टेरिलाइज कर दें। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉशन। लेकिन क्या ज़रूरी है, हम लोगों को
ये ज़रूरी है बताना लोगों को कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कि किस तरह फैमिली प्लानिंग से आपको क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। द चॉइस इज रियली बिटवीन द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड द परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। वो बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है और पॉवर्टी है वो क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। आपके पास सिंपल चॉइस है, या तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करो या फिर तो आप पॉवर्टी को फेस करो। क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज करोगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। करंटली जो इंडिया की, ऑफकोर्स ये डाटा क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन उस समय जब ये चैप्टर लिखा गया था उस समय वो बोल रहे हैं कि उस समय क्या था, जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो कितनी थी, 920 मिलियंस थी। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। हमारी इंडिया की अकेली की जो पॉपुलेशन थी वो किसको मिला के थी, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लोगों को मिला के हमारे इंडिया की पॉपुलेशन हो रही थी। No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hunger hut unless population control is given topmost priority. जो भी इंडिया की कंडीशंस को जानता था उनको इस बात में कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था कि जो इंडिया के लोगों की आखिरी उम्मीद यही है कि वो लोग क्या करें, या तो पॉपुलेशन कंट्रोल करें या फिर तो भूखमरी से ही मर जाएं। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने कही है कि जो इंडिया के लोगों हैं उनको अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, उनको जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए वो क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल ही है। अगर वो पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो भूखमरी से मरते रहेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी आर ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ पीपल बट द प्लैनेट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हम लोग जो पास ऑन कर रहे हैं वो क्या पास कर रहे हैं, हम लोग कंसर्न, हमारी चिंताएं पास कर रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे जो सिर्फ इंसान है उनके जीने की, उनकी सर्वाइवल की बात नहीं हो रही है, बल्कि प्लैनेट की भी बात हो रही है। वी हैव बिगन टू टेक अ हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आर एक्सिस्टेंस। हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें क्या करना होगा, हॉलिस्टिक व्यू, हमको एक दूसरे से मिलजुल के रहना होगा, एक पार्टनरशिप में रहना होगा। द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आर डिमाइस। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डिमाइस, हमारा फेलियर निश्चित है। इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारा क्या है, फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को अभी भी सॉल्व करके बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अब नया विजन है, नई सोच है वर्ल्ड की, वो क्या है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऐसी नई दुनिया बनने वाली है जिसमें क्या है, हम सब इंसानों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। It is a holistic view and ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than the dissociated collection of parts. अब ये क्या है, ये एक हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू है। ये जो हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू है ये एक ऐसा व्यू है, एक ऐसी सोच है जो पूरे वर्ल्ड को क्या देखता है, एज अ होल देखता है, यानी कि कोई भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान जानवरों से अलग है या दूसरे स्पीसीज से अलग है, हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं। तो यही चीज़ आने वाली दुनिया को समझनी है। इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरिया। अब जो नई दुनिया आने वाली है, नया एरा आने वाला है, उसमें इंडस्ट्री का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी एफिशिएंट इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन DuPont, Mr. Edgar S. Woodland, who 5 years ago declared himself to be the company chief environment officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in the environment performance. अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो नया इन्वायरमेंट, जो नया एरा, जो नई दुनिया बनने वाली है, जो किसकी हो, जो जिम्मेदारियों से बनी हो, जिसको पता हो कि हमारे लिए इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, तो वो बोलती है कि उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंडस्ट्री प्ले कर रही है। क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है वही क्या करती है, इन्वायरमेंट को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो इंडस्ट्री का ही होता है। तो इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज जो है उनके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन है उनके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑथर चाहते हैं कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस अर्थ पे, वो लोग क्या करें, चेयरमैन DuPont, इन चेयरमैन का व्यू शेयर करें, इन चेयरमैन की तरह सोचें, जो क्या चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल
परफॉर्मेंस। अगर हमको क्या करना है, अगर हमको लीडिंग यानी कि अगर हमको इस दुनिया में लीड करना है, आगे बढ़ना है, तो हमको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, हमको हमारे इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। Of all statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current kind of English usage as her fallacious word, "No generation has a free hold on this earth." अब वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका, मार्गरेट थेशर का, जो क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर जितने भी टाइम के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रही थी, तो उनकी कुछ वर्ड्स, उनके एक ऐसे वर्ड थे, हर फ्लेशियस वर्ड जो थे, कुछ वर्ड्स ऐसे थे, उनके कुछ शब्द ऐसे थे जो आज तक क्या हो चुके हैं इंग्लिश यूजेज में, करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेज, यानी कि आज भी वो लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। नो जनरेशन हैज़ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि कोई भी जनरेशन यानी कि ना आपकी जनरेशन, ना आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन, ना उनके पेरेंट्स की जनरेशन, ना आपके आने वाली जनरेशन, किसी का भी अर्थ के ऊपर फ्री होल्ड, उनका हक अर्थ के ऊपर नहीं है। वी ऑल हैव अ लाइफ, ऑल वी हैव इज लाइफ टेनेंसी विथ फुल रिपेयरिंग लीज। वो क्या बोलती है कि हम लोग इस अर्थ पे किसकी तरह रह रहे हैं, टेनेंट की तरह रह रहे हैं, किराएदार, टेनेंट यानी कि किराएदार की तरह रह रहे हैं, जिनका क्या होता है, जिनको जब भी वो उसको छोड़ के जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, फुल रिपेयरिंग लीज, जिनको लीज के तौर पे, पैसे के तौर पे उनको क्या करना पड़ता है, अर्थ को फुली रिपेयर करके देना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है, जब आप लीज पे एक मकान लेते हो, ठीक है, लीज पे यानी कि जब आप फुल पेमेंट दे के मकान ले लेते हो कि हम लोग इतने साल के लिए यहाँ पे रहेंगे, उसे हम बोलते हैं लीज। तो जब आप लीज में लेते हो, तो जब भी आप घर छोड़ते हो, मकान छोड़ते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस मकान को उसी कंडीशन में ला के रखना पड़ता है जिस कंडीशन में आपने लिया होता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो थेचर थे, मार्गरेट थेचर, वो भी यही कह रहे थे कि आप क्या हो, आप इस अर्थ पे एक टेनेंट की तरह हो, कि जब भी आप जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर लीज, आपको इस अर्थ को वापस से रिपेयर करके जाना पड़ेगा। In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefather, we have borrowed it from our children. जो लेस्टर ब्राउन थे, उनका ये कहना था कि ये अर्थ जो है वो हमको हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है, हमको हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि हमको किससे मिली है, बल्कि हमने इसको हमारे आने वाले बच्चों से उधार में ली है। क्या होता है, इनहेरिटेड का मतलब होता है कि वो चीज़ अब आपकी हो गई, लेकिन बोरो, जब आप किसी से उधार लेते हो तो आपको क्या करनी पड़ती है, वो चीज़ वापस करनी पड़ती है। तो लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो आपको आपके पूर्वजों ने तोहफे में नहीं दी है, बल्कि आपने क्या करा है, आपने इस अर्थ को अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने आने वाले बच्चों से उधार में ली है, जो आपको उनको वापस देनी होगी। सो दिस वॉज योर चैप्टर द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट रोल, रिटन बाय नानी पालखीवाला। थैंक यू।